स्नेही विद्यार्थियों, सुप्रभात। स्नातकोत्तर पूर्वार्ध हिंदी साहित्य चतुर्थ प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की इस कक्षा में हम लगातार मुक्तिबोध की लगती लंबी कविता अंधेरे में की व्याख्या व उसके समीक्षात्मक अध्ययन पर चर्चा कर रहे हैं। अंधेरे में लंबी कविता के अंतर्गत हम व्याख्या और उसके शब्दार्थ का अध्ययन करते हुए उसकी सविस्तार समीक्षा करेंगे। मूल पाठ इस प्रकार है। किसी एक बलवान तम श्याम लोहार से बनवाया, कंडों का वर्तुल ज्वलंत मंडल, स्वर्णिम कमलों की पांखुरी जैसी ही ज्वालाएं उठती हैं उससे, और उस गोल गोल ज्वलंत रेखा में रखा लोहे का चक्का, चिनगारियाँ स्वर्णिम नीली व लाल लाल फूलों सी खिलती, कुछ बलवान जल सांवले मुख के चढ़ा रहे लकड़ी के चक्के पर जबरन लाल लाल लोहे की गोल गोल पट्टी, घन मार उसी प्रकार अब आत्मा के चक्के पर चढ़ाया जा रहा संकल्प शक्ति के लोहे का मजबूत ज्वलंत टायर। अब युग बदला है वाकई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने अभिष्ट क्रांति युग के आगमन पर उल्लास व्यक्त किया है। काव्य नायक मुक्तिबोध जी कहते हैं कि किसी एक अत्यंत सुगठित श्याम एवं दृढ़ शरीर वाले लोहार ने कंडों की एक वर्तुल यानी गोलाकार ज्वलंत भट्टी दहकाई है, जिसमें से सुनहरी कमल की पंखुड़ियों जैसी स्वर्णिम चिनगारियाँ फूट रही हैं। उन गोलाकार दहकती अग्नि रेखा में लोहे का एक चक्का अर्थात पहिया रखा गया है। टांगों और गाड़ियों के पहियों पर इसी प्रकार की गोल भट्टी में अर्थात उपलों की आग में गर्म करके लोहे की हालें चढ़ाई जाती हैं। आजकल के टांगों के पहियों पर तो रबर की पट्टी या हाल चढ़ी रहती है, जबकि पहले लोहे की हाल चढ़ाने का प्रचलन था। लोहे के चक्के को उस गोलाकार अग्निपुंज में रखे जाने पर उसमें से सुनहरी, नीली और लाल लाल चिनगारियाँ पुष्पों की भांति खिलती हुई निकल रही हैं। श्यामल मुख वाले कुछ बलवान लोग लकड़ी के पहिए पर उस गोलाकार लोहे की पट्टी को हथौड़े मार मार कर चढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार पहिए पर लोहे की गोल और मजबूत पट्टी चढ़ाई जा रही है, उसी प्रकार लोगों की आत्माओं पर भी दृढ़ संकल्प शक्ति का अत्यधिक मजबूत पट्टा या टायर चढ़ाया जा रहा है, जिससे इस तथ्य का आभास मिल रहा है कि वास्तव में अब युग बदल गया है, अर्थात दीन दलित शोषित लोगों के मानस में अपने स्वत्वों की अधिप्राप्ति के लिए क्रांति के प्रति सुदृढ़ आस्था उत्पन्न हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य जीवन के प्रतीक चिन्ह लेकर कवि ने सुदृढ़ संकल्प शक्ति का बड़ा ही प्रभावशाली चित्रण किया है। आजकल के टांगों तो रबर टायर वाले होते हैं, किंतु इससे पूर्व मजबूती के लिए उन पर लोहे का टायर या पट्टी चढ़ाई जाती थी। कवि को आभास मिलता है कि जन सामान्य की आत्माओं पर भी इसी प्रकार की संकल्प शक्ति रूपी पट्टी चढ़ाई जा रही है। प्रस्तुत पद्यांश में उपमा अलंकार और दृश्य बिंब प्रस्तुत किया गया है। अगला पद है, गेरुआ मौसम उड़ते हैं अंगार, जंगल जल रहे जिंदगी के अब, जिनके की ज्वलंत प्रकाशित भीषण फूलों से बहती वेदना नदियाँ, जिनके की जल में सचेत होकर सैकड़ों नदियाँ ज्वलंत अपने बिंब फेंकती वेदना नदियाँ, जिनमें कि डूबे हैं युगानुकूल से मानों की आंसू, पिताओं की चिता का उद्विग्न रंग भी विवेक पीड़ा की गहराई बेचैन डूबा है, जिसमें श्रमिक का संताप वह जल पीकर मेरे युगों में होता जाता व्यक्तितांतर। विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह से करते हैं संघर्ष, मानों की ज्वाला पंखरियों से घिरे हुए हैं वे सब, अग्नि से शतदल कोश में बैठे द्रुत वेग बहती हैं शक्तियाँ निश्चयी, कहीं आग लग गई, कहीं गोली
चल गई। प्रस्तुत पंक्तियों में भी कवि ने अपने नवयुग वर्ग में आई नव चेतना और जागृति का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि अब जिंदगी के वीरान जंगल लाल मौसम के अंगारों में झुलस रहे हैं, अर्थात लाल अथवा साम्यवादी क्रांति द्वारा शोषित लोगों के जीवन की वीराग्नि विनिष्ट होती जा रही है। इन लाल अंगारों के ज्वाजल्यमान भीषण प्रकाश पुष्पों से दलित शोषित वर्ग के प्रति संवेदना और सहानुभूति की नदियाँ उमड़ने लगी हैं और उन नदियों के जल में पीछे की अनेकानेक सदियाँ सचेत भाव से अपने बिंब फेंकने लगी हैं। भाव यह है कि दीन दलित शोषित वर्ग ने सदियों से जो नाना प्रकृति कष्ट भोगते हुए नारकीय जीवन व्यतीत किया है, उसके प्रति अधिकाधिक लोगों की संवेदना जागृत हो उठी है। संवेदना की इन नदियों में युग युग से श्रमिक मजदूरों का संताप तो डूबता ही आया है। उनके विषय में जिन लोगों ने चिंता की है, जो उनकी दशा को सुधारने के लिए व्यग्र होते हुए रोए हैं, उनके आंसू, उनकी चिंता, उनकी व्यग्रता, उनकी विवेक में पीड़ा और इस पीड़ा को अनुभव करने की व्याकुल गहराई भी समाहित है। इन संवेदना सरिताओं के जल का आचमन करके मेरे देश के नवयुवकों के व्यक्तित्व में अत्यधिक परिवर्तन आया है। वे भी इस दलित शोषित वर्ग की दशा सुधारने की दिशा में प्रयत्नशील हो उठे हैं और उन्होंने समाज के विविध क्षेत्रों में उनकी दशा सुधारने के लिए संग्राम छेड़ दिया है। उन्हें देखकर मुझे यह अनुभूति होती है कि मानो वे अग्नि कमल की दहकती हुई पंखुड़ियों के कोष में बैठे हुए हैं, अर्थात उन्हें अपने चतुर्दिक क्रांति की ज्वाला दृष्टिगत हो रही है और वे भी इस अग्निपथ पर अग्रसर होने के लिए कृत संकल्प हैं। इस समय दृढ़ संकल्प वाली शक्तियाँ बड़े वेग के साथ प्रवाहमान हैं। देश के नवयुवक वर्ग ने दीन दलित शोषित वर्ग की दशा सुधारने का बीड़ा उठा लिया है। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में स्वर्गीय मुक्तिबोध जी की दृढ़ आस्था का परिचय मिलता है कि निकट भविष्य में देश का प्रबुद्ध नवयुग वर्ग दीन दलित शोषित वर्ग की दशा सुधारने के निमित्त अवश्य ही अपनी कमर कस कर खड़ा हो जाएगा। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से मानव देश के युवा वर्ग को क्रांति का आह्वान देकर ललकारा गया है। जैसे मेरे युगों में होता जाता व्यक्तित्वांतर, विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह से करते हैं संघर्ष, मानव की ज्वाला पंखुड़ियों से घिरे हुए वे सब अग्नि के शतदल कोश में बैठे। अगला पद है एकाएक फिर स्वप्न भंग, बिखर गए चित्र की मैं फिर अकेला, मस्तिष्क हृदय में छेद पड़ गए हैं, पर उन दुखते हुए रंध्रों से गहरा प्रदीप्त ज्योति का रस बस गया है। मैं उन सपनों का खोजता हूँ आशय, अर्थों की वेदना घिरती है मन में अजीब झमेला, घूमता है मन उन अर्थों के धारों के आसपास, आत्मा में चमकीली प्यास भर गई है, जग भर दिखती है सुनहली तस्वीरें मुझको, मानो कि कल रात किसी अनपेक्षित क्षण में ही सहसा प्रेम कर लिया हो जीवन भर के लिए, मानो कि उस क्षण अतिशय मृदु किन्हीं बाहों में आकर कस लिया था, इस भांति कि मुझको उस स्वप्न स्पर्श की चुंबन याद आ रही है, याद आ रही है अज्ञात प्रणयिनी कौन थी, कौन थी। इसमें पूर्ववर्ती पंक्तियों का काव्य नायक का ये स्वप्न चल रहा है कि देश के प्रबुद्ध दीन दलित शोषित वर्ग की दशा सुधारने के लिए क्रांति कर रहे हैं। सहसा ही उसका ये स्वप्न भंग हो जाता है और वह पुनः स्वयं को निपट एकाकी पाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में उसकी इस परिवर्तित मन स्थिति का अंकन किया गया है। काव्य नायक कहते हैं कि अचानक ही मेरा वो स्वप्न भंग हो जाता है। स्वप्न के भंग होने के कारण वे दृश्य चित्र भी बिखर जाते हैं जिन्हें मैं स्वप्नावस्था में देख रहा था। मुझे ऐसी अनुभूति होने लगती है मानो मेरे मस्तिष्क को हृदय में छेद हो गए हैं, किंतु उन दुखते हुए छिद्रों में उद्दीप्त ज्योति का रस आपूरित हो गया है। मैं अपने हृदय में देखे गए दृश्यों का
अभिप्राय समझने की चेष्टा करता हूँ तो मेरा अंतर्मन गहन व्यथा और विषाद से भर उठता है। ये भी एक विचित्र चक्कर ही है कि मेरा अंतर्मन तो उन अभिप्रायों के घावों को इत सतह चक्कर काटता है, जबकि मेरी आत्मा में ज्योति की पिपासा व्याप्त हो गई है। मुझे संपूर्ण जगत में स्वर्णिम चित्र दृश्य ही दिखाई देने लगते हैं, मानो कि विगत रात्रि के किसी अनपेक्षित क्षण में मैंने अचानक ही जीवन भर के लिए प्रेम कर लिया हो। अभिप्राय यह है कि कवि स्वप्न में ही दीन दलित शोषित वर्ग के उद्धार के हेतु नवयुवकों को क्रांति करते देखते ही अत्यधिक प्रमुदित आह्लादित हो उठता है। वह ये सोचकर पुलकित होता है कि मानो उन स्वप्न क्षणों में मुझे किसी की अतीव मधुर भुजाओं ने आलिंगन पाश में निबद्ध कर लिया था। मुझे ऐसे मधुर चुंबन प्रदान किए थे कि उस परिरंभण चुंबन की मधुर स्मृति अब तक मेरे हृदय को गुदगुदा रही है, जो मुझसे स्वप्न में इस प्रकार मिलने आई थी। वो अज्ञात प्रेयसी कौन थी, मैं समझ नहीं पा रहा कि वो कौन थी। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत यहाँ कवि को स्वप्न में जो अज्ञात प्रेयसी आलिंगन चुंबन से उपकृत करती है, वह और कोई न होकर कवि की चरम अभिष्ट चरम प्रेयसी क्रांति है, जिसके लिए वो ललकारता तो रहा है किंतु उसका संसर्ग लाभ नहीं कर पाया है। अगला पद है, कमरे में सुबह की धूप आ गई है, गैलरी में फैला है सुनहला रवि छोर, क्या कोई प्रेमिका सचमुच मिलेगी? हाय ये वेदना स्नेह की गेरी जाग गई क्यों भर। सब और विद्युत तरंगीय हलचल, चुंबकीय आकर्षण, प्रत्येक वस्तु का निज निज आलोक, मानो कि अलग अलग फूलों के रंगीन अलग अलग वातावरण है वे माप। प्रत्येक अर्थ की छाया में अन्य अर्थ झलकता साफ साफ। डेस्क पर रखे हुए मान ग्रंथों के लेखक मेरी इन सामयिक क्रियाओं को बन गए प्रेक्षक। मेरे इस कमरे में आकाश उतरा, मानो ये अंतरिक्ष वायु में सिहरा। प्रस्तुत पंक्तियों में भी कवि स्वप्न में देखे गए दृश्यों की स्मृति में निमग्न चित्रित कर रहे हैं। काव्य नायक कह रहे हैं कि प्रभात होने पर मेरे कमरे में प्रातःकालीन धूप आने लगी है, गैलरी में भी सूर्य की किरणें विकीर्ण हो रही हैं। मैं सोच रहा हूँ कि क्या वास्तव में ही मुझे प्रेमिका की अधिप्राप्ति होगी। कवि को ये विश्वास है कि इस दृष्टि से उसने वो स्वप्न प्रभात से कुछ ही पूर्व देखा है, जबकि अर्धरात्रि के पश्चात देखे गए स्वप्नों के सत्य सिद्ध होने का विश्वास किया जाता है। वो चिंतित है कि हाय मेरे हृदय में ये प्रेम की गहन वेदना क्यों कर उत्पन्न हो गई है। काव्य नायक आगे कहते हैं कि सभी और विद्युत तरंगों की भांति तीव्र हलचल और चुंबकीय आकर्षण का भाव परिव्याप्त है। प्रत्येक वस्तु की अपनी अपनी निजी ज्योति भिन्न भिन्न वर्णों के पुष्पों की भांति विकीर्ण हो रही है। प्रत्येक वातावरण है, जबकि प्रत्येक अर्थ की छाया में दूसरा अर्थ स्पष्ट झलकता रहता है। मेरे डेस्क पर महान साहित्यकारों के जो ग्रंथ रखे हुए हैं, वे ग्रंथ मेरी मानसिक चिंताओं के, मेरे तर्क वितर्क, विवेक निष्कर्ष के साक्षी बन गए हैं। मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है मानो मेरे कमरे में आकाश उतर आया है, जिससे मेरा अंतर्मन अंतरिक्ष की वायु में सिहरने लगता है। अगला पद है, उठता हूँ जाता हूँ, गैलरी में खड़ा हूँ, एकाएक वो व्यक्ति आंखों के सामने गलियों में, सड़कों पर लोगों की भीड़ में चला जा रहा है। वही जन जिसे मैंने देखा था गुहा में। धड़कता है दिल कि पुकारने को खुलता है मुंह कि अकस्मात वो दिखा, वह फिर खो गया किसी जन युद्ध में। उठी हुई बाँह यह उठी हुई रह गई। अनखोजी निज समृद्धि का वह परम उत्कर्ष, परम अव्यक्ति, मैं उसका शिष्य हूँ, वो मेरी गुरु है। वो मेरे पास कभी बैठा ही नहीं था, वो मेरे पास कभी आया ही नहीं था। तिलस्मी खो में देखा था एक बार, आखिरी बार ही, पर वो जगत की गलियों में घूमता है प्रतिपल। वह फटेहाल रूप, तंडित रंगीय वही गतिमयता, अत्यंत उद्विग्न ज्ञान तनाव, वह सकर्मक प्रेम की वह अतिशयता, वही फटेहाल रूप।
परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। इसीलिए मैं हर गली में और हर सड़क पर झांक झांक देखता हूँ, हर एक चेहरा, प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक चरित्र व हर एक आत्मा का इतिहास, हर एक देश व राजनीतिक परिस्थिति, प्रत्येक मानवीय स्वानुभूत आदर्श, विवेक प्रक्रिया, क्रियागत परिणति खोजता हूँ पठार, पहाड़, समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति, अनिवार्य आत्म संभवा। कवि इसमें प्रभात होने पर कमरे में प्रातःकालीन धूप आती है और गैलरी में सूर्य की किरणें विकिरित हो रही हैं, तो क्या उनको लगता है क्या मुझे प्रेमिका की अभिप्राप्ति होगी? अनेक बार भिन्न भिन्न स्थलों पर अपनी अस्मिता और अंतरात्मा के वो दर्शन कर चुके हैं। वहाँ उनको एक बार पुनः देखते हैं, वो सोचते हैं कि वो व्यक्ति कवि व्यक्तित्व का ही महत्वपूर्ण अंग है, जिसका संबंध उसके अवचेतन स्थित विचारों से है, वो पुनः ओझल हो जाता है। काव्य नायक यहाँ कहते हैं कि मैं अपने बिस्तर से उठकर गैलरी में जाकर खड़ा होता हूँ तो अचानक ही मेरी दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ जाती है जिसे मैं गलियों में, सड़कों पर लोगों की भीड़ में देख चुका हूँ। मुझे व्यक्ति पुनः दृष्टिगत होता है जिसको मैंने कभी गुफा में देखा था। उसे देखकर मेरा हृदय धड़क उठता है। उसे पुकारने के लिए मेरा मुंह खुलता ही है कि वो खुला ही रह जाता है। कारण यह है कि यह रहस्यमय व्यक्ति मेरे देखते ही देखते न जाने पुनः किस जनसमूह में जाकर मिल जाता है। मैंने उसे अपने समीप बुलाने के लिए जो बाँह उठाई थी वो उठी की उठी रह जाती है। उस रहस्यमय व्यक्ति को अपना गुरु बताते हुए काव्य नायक कहते हैं कि वो मेरी अज्ञात समृद्धि का परमोत्कर्ष है, वो मेरी परम अभिव्यक्ति है, वह मेरी गुरु है, जबकि मैं उसका शिष्य हूँ। भाव यह है कि मेरी वह अस्मिता व्यक्त न हो सकी। वह मेरी आत्मा व्यक्ति मुझे किसी गुरु की भांति सद्मार्गों पर चलने के लिए प्रेरित करती रहती है। वह रहस्यमय व्यक्ति कभी मेरे समीप आकर नहीं बैठा। मैंने उसके दर्शन तिलस्मी गुफा में ही अंतिम बार किए थे, किंतु वह जगवासियों के रूप में बड़ी खस्ता हालत में गलियों में घूमता रहता है। उसमें विद्युत गति जैसी गतिशीलता है। उसके मस्तिष्क के तंतु ज्ञान के तनाव के कारण तने रहते हैं। उसे क्रियाशीलता से अत्यधिक स्नेह है, किंतु वह रहता फटेहाल ही है। उसको सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। मेरी वो परम अभिव्यक्ति संपूर्ण जगत में अंतक भाव से विचरण करती रहती है। अज्ञात नहीं संप्रति वह कहाँ होगी। यही कारण है कि मैं उसको प्रत्येक गली और प्रत्येक सड़क पर झांक झांक कर देखने की चेष्टा करता रहता हूँ। गली कूचों की भीड़ भाड़ में मैं उसके चेहरे की खोज करता रहता हूँ। यही नहीं, मैं प्रत्येक व्यक्ति की गतिविधियों, उसके क्रियाकलाप, उसके आत्मा के इतिहास को सूक्ष्मतापूर्वक देखता रहता हूँ। मैं प्रत्येक देश, उन देशों की राजनीतिक परिस्थिति, सभी प्रकार के मानवीय और अनुभूत आदर्श, विवेक प्रक्रिया और उनकी क्रियागत परिणतियों पर दृष्टिपात करता रहता हूँ। इनके साथ साथ मैं प्रत्येक पठार, पर्वत और समुद्र को भी खोजता फिरता हूँ, जिससे मुझे अपनी वो परमावश्यक आत्मसंभूत अभिव्यक्ति मिल सके, अर्थात मेरी जो आत्माभिव्यक्ति या अस्मिता मुझसे विलग होकर जन जीवन में मिल गई है, मैं उसको संप्राप्त कर सकूँ। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि कवि ने अपनी अस्मिता का अनेक रूपों में देखा है और अंतिम पंक्तियों में भी वो उसको जनयुद्ध में मिलते देखते हैं। वह दिखा, वो फिर खो गया किसी जनयुद्ध में, उठी हुई बाँह ये उठी ही रह गई। कवि ने अपनी परमाभिव्यक्ति को अपना गुरु और स्वयं को अपना शिष्य स्वीकार किया है। अनखोजी निज समृद्धि का वह परम उत्कर्ष, परम अभिव्यक्ति, मैं उसका शिष्य हूँ, वह मेरी गुरु है। शिष्य बनने के प्रति इसी प्रकार का भाव मुक्तिबोध जी ने अपनी ब्रह्म राक्षस शीर्षक कविता में भी करा है। ये पंक्तियाँ उद्धत हैं। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगतपूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचा सकूं। अस्मिता की खोज की छटपटाहट इन पंक्तियों में बड़े मार्मिक रूप में अभिव्यक्त हुई है। खोजता हूँ पठार, पहाड़, समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वो खोई हुई परम अभिव्यक्ति, अनिवार्य
आत्मसंभवा। संपूर्ण पद में दृश्य बिंब की व्यंजना की गई है।